शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता न अङ्गं न सङ्घं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवारी देव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अपन 3 लोक के बारे में समझ रहे हैं। 3 लोक में भी सबसे सेंटर वाला लोक, जिसको अपन मिडल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स मध्य लोक कहते हैं, उसको समझ रहे हैं। मध्य लोक में भी असंख्य द्वीप समुद्र होता है। उसमें सबसे छोटा द्वीप एंड फर्स्ट नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। तो अपन जम्बू द्वीप को समझ रहे थे। और जम्बू द्वीप में भी नीचे सबसे पहले भरत क्षेत्र को समझा, फिर भरत क्षेत्र के बाद हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत के बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र के बाद महाहिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत के बाद हरि क्षेत्र, और हरि क्षेत्र के बाद निषद पर्वत को देखा था। और निषद पर्वत के बाद यहाँ पर सुमेरु पर्वत आता है, सेंटर में सुमेरु पर्वत, और निषद पर्वत के बाद जो क्षेत्र है उसको विदेह क्षेत्र कहते हैं। तो ये विदेह क्षेत्र को अपन समझ रहे हैं। और अभी तक अपन ने भरत क्षेत्र से लेकर के निषद पर्वत समझ लिया है, सुमेरु पर्वत को भी समझ लिया है। अब आज अपने को ये जो पोर्शन है उसको समझना है, जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, राइट। तो आज आपको 2 बातें याद रखनी है, ये निषद पर्वत और ये नील पर्वत। निषद पर्वत से के सेंटर में तिंगित सरोवर है और नील पर्वत के सेंटर में केसरी सरोवर है। तो जो तिंगित सरोवर है वहाँ से सीतोदा नदी निकलती है और केसरी सरोवर से सीता नदी निकलती है। अब इतना आप याद रखना, सिर्फ निषद पर्वत और नील पर्वत, यहाँ से सीतोदा नदी और यहाँ से सीता नदी। अब अपने को ये जो सेंटर का पोर्शन है उसको आज समझना है। उस डायग्राम पे मूव हो जाओ। ठीक, तो विदेह क्षेत्र के अपन ने कल देखा था। विदेह क्षेत्र और कुरुक्षेत्र 2 पार्ट है, राइट। और कुरुक्षेत्र के भी 2 पार्ट है, उत्तर कुरु और देव कुरु। विदेह क्षेत्र ये पूरा, उसके 2 पार्ट, विदेह क्षेत्र ये हो गया और ये बीच का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के 2 पार्ट, जो सुमेरु पर्वत की ऊपर की साइड का पोर्शन है वो उत्तर कुरु, और सुमेरु पर्वत की नीचे की साइड का जो पोर्शन है उसे देव कुरु कहते हैं। तो आज अपने को उत्तर कुरु और देव कुरु के बारे में समझना है। नेक्स्ट, फाइन। तो जो उत्तर कुरु और देव कुरु कहाँ पर है, तो सुमेरु पर्वत की दक्षिण में जो निषद पर्वत है उसके उत्तर में देव कुरु है। तो ये पढ़ने में बहुत टफ लगता है, लेकिन जब हम डायग्राम में उसकी सिचुएशन देख लेते हैं कि कहाँ पर है तो समझना बहुत ईजी हो जाता है। अपन ने यहाँ पे देखा था कि जो सेंटर में सुमेरु पर्वत है उसके नीचे मैंने बताया था कि निषद पर्वत है, और सुमेरु पर्वत यानी विदेह क्षेत्र के ऊपर की साइड नील पर्वत है। तो यहाँ वही लिखा है कि सुमेरु पर्वत के दक्षिण में और निषद पर्वत के उत्तर में क्या है, देव कुरु है, राइट। ये आपका नील पर्वत है और ये आपका निषद पर्वत है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है।
तो क्या हो गया कि जो सुमेरु पर्वत के दक्षिण में, यानी ये सुमेरु पर्वत, उसके दक्षिण में कौन सा पर्वत, निषद पर्वत, राइट। और उत्तर में, यानी ये उत्तर, तो दक्षिण में जो निषद पर्वत है उसके उत्तर में, यानी सुमेरु पर्वत, उसके दक्षिण में ये जो निषद पर्वत है उसके उत्तर में, यानी ये वाला पोर्शन वो आपका क्या हो जाएगा, देवकुरु हो जाएगा। और सुमेरु पर्वत के उत्तर और नील पर्वत के दक्षिण में, ये सुमेरु पर्वत के उत्तर में और ये जो नील पर्वत है उसके दक्षिण में क्या है, उत्तर कुरु स्थित है। तो ये उत्तर कुरु, ये आचार्य महाराज की समझाने की अलग अलग शैली है। आप सीधा बोल सकते हो कि सुमेरु पर्वत के जो नीचे का पोर्शन है वो देवकुरु हो गया और सुमेरु पर्वत का जो ऊपर का पोर्शन है उत्तर कुरु हो गया। अब आचार्य महाराज ने इस तरह से समझा दिया कि सुमेरु पर्वत के नीचे में और जो नील पर्वत, निषद पर्वत है उसके उत्तर में। तो आप सिंपल याद रखने के लिए, ये सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर का पोर्शन उत्तर कुरु क्योंकि उत्तर दिशा में है, और सुमेरु पर्वत के जो नीचे का पोर्शन वो दक्षिण दिशा में है, इसलिए वो दक्षिण कुरु हो गया। और यहाँ पर क्या होती है, तो हमेशा उत्तम भोग भूमि होती है। अपन हर एक क्षेत्र में देख देख कर आए हैं कि कहाँ पे कौन सी भोग भूमि होती है। तो अपन ने जघन्य भोग भूमि देखी थी, मध्यम भोग भूमि देखी थी। अब अपने को यहाँ पे कौन सी भोग भूमि मिल गई, जो विदेह क्षेत्र है। तो पूरे विदेह क्षेत्र में उत्तम भोग भूमि नहीं है। कहाँ पर भोग भूमि है, विदेह क्षेत्र के जो सेंटर का जो पोर्शन है, जो देवकुरु और उत्तर कुरु का पोर्शन है, वहां पर सिर्फ उत्तम भोग भूमि होती है। नेक्स्ट, फाइन। अब जो वो डायग्राम था पहले आपने देखा, वो हाथ से ड्रॉ करके पेंसिल कलर किया हुआ था, और ये डायग्राम है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से दिखेगी। ये जो सेंटर में दिखा रहा है वो सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के ये नीचे का पोर्शन पूरा आपका हो गया देवकुरु, और सुमेरु पर्वत का ऊपर का पोर्शन हो गया उत्तर कुरु। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है वो ये नील पर्वत हो गया, और ये नीचे निषद पर्वत हो गया। फाइन। तो सुमेरु पर्वत के मूल भाग में 4 गजदंत पर्वत है। अब आपको यहाँ पे 4 गजदंत पर्वत है, 4 गजदंत आपको दिख रहे हैं, राइट। 1 2 3 एंड दिस वन 4, राइट। वो गजदंत पर्वत पे ये सब क्या ड्रॉ किया हुआ है, क्या नाम है, क्या कलर है, वो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। वो एक और तो निषद और नील कुलाचलों को स्पर्श करते हैं। ये जो गजदंत पर्वत है, चारों गजदंत पर्वत आप देख लीजिए इस तरह से, वो कहाँ पे टच करते हैं, तो ऊपर नील कुलाचल को। ये 2 गजदंत पर्वत है, वो ऊपर, कुलाचल का मतलब होता है पर्वत, राइट। तो नील पर्वत को टच करते हैं, और ये दोनों जो गजदंत पर्वत है, दिस वन एंड दिस वन, वो नीचे ये कुलाचल बने हुए, ये जो पर्वत जैसा आपको दिख रहा है वो कौन सा है, तो ये नील पर्वत है, ये निषद पर्वत है। ये जो दिख रहा है पर्वत जैसा वो आपका नील पर्वत, और ये निषद पर्वत। तो ये यहाँ पे किसको टच करते हैं, ये दोनों गजदंत निषद पर्वत को टच करते हैं, और ये दोनों गजदंत यहाँ पे ये नील पर्वत को टच करते हैं, और दूसरी ओर सुमेरु को। और एक और तो दोनों साइड पर्वतों को टच हो रहे हैं, और उसका दूसरा जो है पोर्शन वो ये सुमेरु पर्वत को टच कर रहा है। ये वाले गजदंत का भी इधर, ये वाले गजदंत का भी इधर, और ये वाले गजदंत का भी इधर। तो यहाँ सिंपल समझाया यही है कि ये जो 4 गजदंत पर्वत है वो दोनों साइड अलग अलग डायरेक्शन में टच होते हैं। ये है वो ऊपर की डायरेक्शन में पर्वत को टच, यहाँ का भी एक छेड़ा पर्वत को टच, इसका भी एक नीचे इस पर्वत को टच, और इसका भी एक नीचे निषद पर्वत को टच हो रहा है। तो ये दोनों के निषद को और ये दोनों के नील को, और ये जो चारों पर्वत है उसका जो दूसरा छेड़ा है वो सुमेरु पर्वत को टच हो रहा है। तो सिंपल हो गया कि नीचे के जो है वो नीचे निषद पर्वत को, और ऊपर के जो उत्तर कुरु के 2 गजदंत है वो नील पर्वत को, और बीच में सुमेरु पर्वत को चारों ही टच हो रहे। तो ये सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट, तो इस तरह से अपने को 4 गजदंत के बारे में समझना है। नेक्स्ट, फाइन। अब जो वो डायग्राम आपने हाथ से ड्रॉ किया हुआ देखा था
उसी डायग्राम को यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए, परफेक्ट डायग्राम जो परफेक्ट सिचुएशन है वो समझाने के लिए उसी को ही फोटोशॉप में ले जा करके जैसे कलर है वैसे कलर करवाने का यहाँ पे ट्राई किया गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 गजदंत आपको दिख रहे हैं, राइट। वो ऊपर के पर्वत को टच हो रहा है, बीच में सुमेरु पर्वत को यहाँ आराम से दिख रहा है। सुमेरु पर्वत को चारों गजदंत एक कॉर्नर सुमेरु पर्वत को टच हो रहा है और उसका दूसरा कॉर्नर है वो नीचे वाले 2 कॉर्नर निषद पर्वत को और ऊपर वाले गजदंत के 2 कॉर्नर नील पर्वत को टच हो रहा है। फाइन, तो आपको यहाँ पे आराम से समझ में आ गया। अब ये सब क्या बना हुआ है, ये ब्लू कलर का क्या है, ये सब क्या दिख रहा है, ये 2 वृक्ष क्या है, ये आप यहाँ पढ़ रहे हो। ये ऊपर का पोर्शन उत्तर कुरु और नीचे का पोर्शन देव कुरु है। और ये जो 4 गजदंत है उसके नाम भी फिक्स है। ये माल्यवान गजदंत, ये गंधमादन नाम है, इसका विद्युत प्रभ नाम है और इसका सौमनस है, राइट। उसके कलर भी फिक्स है, तो वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट, फाइन। अब सीतोदा नदी है वो निषद पर्वत के तिंगिज तालाब से निकलकर दक्षिण द्वार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। तो ये सिंपल बात है। अपन ने निषद पर्वत देखा था, निषद पर्वत में हमने बोला था सेंटर में क्या है, तिंगिज सरोवर। तो तिंगिज सरोवर से कौन सी नदी निकलती है, सीतोदा नदी, और वो ऊपर की ओर जाती है। और कहाँ पे जाती है, तिंगिज तालाब के दक्षिण द्वार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, ऊपर यानी उत्तर की ओर बहती है। और सुमेरु पर्वत के 2 कोस पहले ही पश्चिम की ओर से उसका अर्ध परिक्रमा करके विद्युत प्रभ गजदंत की गुफा में प्रविष्ट करती है। अब ये कैसे, तो आप ये लैंग्वेज देख के बिल्कुल डरिए मत, मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट कीजिए डायग्राम। हाँ फाइन, अब इसको थोड़ा जूम कर दो बेटा। तो यहाँ पे जो शास्त्र में समझाने की लैंग्वेज होती है वो लिखने की भाषा तो ऐसी ही आएगी, इससे इजी क्या लिखेंगे आचार्य महाराज। पर अब जब अपन उसको डायग्राम में समझ लेंगे उसकी पोजीशन, तो अपने को वो जो लिखी हुई लैंग्वेज है वो बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि कोई समझाना है तो वो तो ऐसा ही लिखा जाएगा। पर अपने को समझने के लिए डायग्राम देखना ही देखना होगा, राइट। डायग्राम देखोगे और फिर वो पढ़ते जाओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब वहाँ पर क्या लिखा था कि जो निषद पर्वत है, राइट, निषद पर्वत में एक क्या दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का जो है वो तिंगिज सरोवर है। और तिंगिज सरोवर से कौन सी नदी निकली है, तो ये सीतोदा नदी है। और सीतोदा नदी यहाँ पर आई, फिर ये सेंटर में थोड़ा नीचे आ गया, ये सेंटर में है सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत की क्या करी उसने, ये अर्ध परिक्रमा करी, राइट। उसमें लिखा था कि निषद पर्वत पे तिंगिज सरोवर, उसमें से सीतोदा नदी ऊपर की ओर जाती है उत्तर की ओर। तो अपन उत्तर की ओर आए और उत्तर की ओर ये सीतोदा नदी बह करके सुमेरु पर्वत की क्या करती है, अर्ध परिक्रमा। देखो पूरा परिक्रमा नहीं करी सुमेरु पर्वत की, अर्ध परिक्रमा करते हुए क्या पश्चिम की ओर मुड़ करके आगे जा करके पश्चिम में जो लवण समुद्र है उसको यहाँ पे आगे जा करके टच कर लेगी। अब उस पर वापस आ जाएगी, जो मैटर था उसके ऊपर। ये इसके ऊपर का होगा बेटा, और ऊपर का, और ऊपर का, फाइन, ठीक है। अब उसमें से निकलकर पश्चिम विदेह की ओर बहेगी। अपन क्या विदेह क्षेत्र का जो कुरुक्षेत्र है, राइट, उसको ही समझ रहे। तो कुरुक्षेत्र में से पास हुई सीतोदा नदी और फिर विदेह क्षेत्र में जाएगी और फिर उस साइड लवण समुद्र में मिल जाएगी। तो ये बहुत ईजी है, इसको सिंपल समझ लीजिए कि जो निषद पर्वत है वहाँ से तिंगिज सरोवर से सीतोदा नदी निकलती है, सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके लेफ्ट साइड पश्चिम की दिशा में मुड़ जाती है। फिर क्या लिखा, इसी प्रकार जैसा आपने सीतोदा नदी का समझा, इसी प्रकार सीता नदी भी कहाँ से निकलेगी, ऑब्वियसली ऊपर का जो पर्वत है, कौन सा पर्वत, नील पर्वत। नील पर्वत के सेंटर में कौन सा सरोवर, केसरी सरोवर। और केसरी सरोवर में से सीता नदी किस साइड आएगी, नीचे की साइड, दक्षिण की दिशा में। तो वही लिखा है कि सीता नदी भी नील पर्वत के केसरी रथ के दक्षिण द्वार से निकलती है, राइट। और दक्षिण द्वार से निकलती है और फिर कहाँ,
माल्यवान गजदंत की गुफा में से निकलकर पूर्व विदेह के मध्य बहती हुई पूर्व सागर में मिल जाती है। इसको अपन और डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा है। उसी डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेना, उसके नेक्स्ट में। फाइन, अब ऊपर से दिखा लो। फाइन, ये आपका क्या है? नील पर्वत। नील पर्वत के सेंटर में क्या? केसरी सरोवर। ये नील पर्वत है पूरा, उसके सेंटर में केसरी सरोवर। वहाँ से सीता नदी निकलती है। सीता नदी नीचे दक्षिण की ओर आई। ये ऊपर से अपन नीचे की ओर आए, इसलिए उत्तर से दक्षिण की ओर आई। फिर ये सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत की क्या करी? अर्ध परिक्रमा करते करते फिर ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में ये बीच में कौन सा पर्वत आ गया आपका? माल्यवान। और माल्यवान पर्वत की ये गुफा है। हमने बता दिया था ये पर्वत ये टू डायमेंशन में है। आप ये समझ लीजिए कि ये माल्यवान पर्वत है, राइट? ये माल्यवान पर्वत है। तो यहाँ पे क्या है? गुफा है। तो ये यहाँ से सीता नदी सपोज यहाँ से आई, राइट? और फिर ये यहाँ पे सीता नदी यहाँ से आई। यहाँ पे क्या? ये माल्यवान पर्वत, यहाँ पे गुफा है, राइट? तो यहाँ से पास होगी और आगे निकल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से सीता नदी आई, ये माल्यवान पर्वत है जो गजदंत है, उसकी गुफा में से निकलेगी और फिर अर्ध परिक्रमा यहाँ पूरी करी और फिर राइट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में वो आगे जाएगी और आगे पूर्व विदेह में जाएगी और फिर पूर्व लवण समुद्र जो पूर्व साइड है उसमें मिक्स हो जाएगी। फाइन, अब उसको छोटा कर दो, जूम आउट कर दो। हाँ, अब आपको एक साथ दिखाती हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा निषद पर्वत और यहाँ नील पर्वत। निषद पर्वत का तिंगी सरोवर, नील पर्वत का केसरी सरोवर। निषद पर्वत के तिंगी सरोवर से सीतोदा नदी निकली, उसने अर्ध परिक्रमा करी और यहाँ पे जो गजदंत है विद्युत प्रभ, वो गजदंत की गुफा से निकली। ये विद्युत प्रभ की गुफा है, वहाँ से नीचे से निकलते हुए फिर लेफ्ट डायरेक्शन में चली गई यानी पश्चिम दिशा में गई और यहाँ पश्चिम विदेह में जाकर फिर आगे जाके पश्चिम साइड जो लवण समुद्र है उसमें मिल जाएगी। जो केसरी सरोवर से सीता नदी आई वो सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करते हुए यहाँ जो बीच में गजदंत आ रहा है जिसका नाम है माल्यवान, उसकी गुफा में से निकलकर अर्ध परिक्रमा पूरी करके राइट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में जाएगी और यहाँ पूर्व विदेह में जाएगी और फिर आगे जाके पूर्व साइड में जो लवण समुद्र है उसमें मिल जाएगी। कितना सिंपल है। नेक्स्ट, अब अपन आगे इन पर्वतों के कलर और उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें बहुत सारे यमकगिरी, कांचनगिरी, ये नाम भी शायद जो जैन भूगोल पहली बार पढ़ रहा होगा उसने सुने होंगे फर्स्ट टाइम। इसका प्रीवियस यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये इतना सारा लंबा लंबा देख के आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि इसको मैंने आपको समझा दिया सिंपल तरीके से कि किस तरह से वो कहाँ से पास होती है। अब उसको लिखना है और लिख के समझाना है तो आचार्य महाराज इसी तरह से लिख सकते हैं। अब इसको अपन जब डायग्राम में देख लेते हैं तो ये बिल्कुल टफ नहीं रहता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, फाइन। अब यहाँ पे लिखा है विंसितिर यमकगिरीयश्च, यानी अब अपने को ये पूरा देवपुरु है और उत्तर पुरु में यमकगिरी कहाँ पे उसको देखना है। तो यहाँ पे सूत्र में आचार्य महाराज ने लिख दिया कि आप याद रखना ये सूत्र तत्व सूत्र जी का नहीं है, नहीं तो आप तत्व सूत्र के 3rd अध्याय में इसको सर्च करो। ये सूत्र सार समुच्चय ग्रंथ है उसका सूत्र है, उसमें बताया है कि यमकगिरी है वो कितने होते हैं। तो जो 2.5 द्वीप है उसमें 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु है, उसमें सीतोदा और सीता नदी के दोनों तट पर एक एक करके कुल 20 यमकगिरी है। तो अब ये क्या सेंटेंस है, जब अपन 2.5 द्वीप समझेंगे तो आप अपने आप इजीली समझ जाओगे कि 20 यमकगिरी कैसे हुए। अभी अपन कौन सा द्वीप समझ रहे हैं, सिर्फ जम्बू द्वीप समझ रहे हैं। तो जम्बू द्वीप में कितने यमकगिरी होंगे, तो 4 होंगे, क्योंकि इन्होंने 5 देवकुरु समझे हैं और 5 उत्तर कुरु समझे। और अभी अपन 1 देवकुरु और 1 उत्तर कुरु समझ रहे हैं। जब 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु के 20 यमकगिरी है तो फिर 1 देवकुरु और 1 उत्तर कुरु के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 5 को 4 से डिवाइड कर दो, यानी 5 को 20 से डिवाइड
20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर 4 आएगा। तो इसलिए अपने को 4 यमकगिरी जम्बूद्वीप में मिलेंगे, क्योंकि 5 देवकुरु और उत्तर कुरु के 20 हुए, तो फिर अपने पास तो एक उत्तर कुरु और एक देवकुरु है, तो अपने को कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। अब वो 4 कहाँ पर है, कैसे है, वो सब समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो नील और निषद पर्वत है उससे आपको किस दिशा में आना है? तो मेरू पर्वत। नील और निषद पर्वत आपको याद है, यहाँ पे नील था, बीच में देवकुरु उत्तर कुरु, यहाँ पे निषद था, बीच में देवकुरु उत्तर कुरु और ऊपर निषद नील पर्वत। वहाँ से मेरू पर्वत की ओर आना है, यानी निषद पर्वत से ऊपर जाओगे और नील पर्वत से नीचे आओगे। फिर मेरू पर्वत की ओर कितना आना है? सिर्फ 1000 योजन आगे आना है, और वहाँ जाकर के सीता और सीता नदियों के दोनों तट पर 2-2 पर्वत है। आप बिल्कुल डायग्राम में देख लीजिए, ये सेंटेंस देख के आप डरिए मत, हम डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इसको जूम कर देते हैं। तो यमकगिरी कहाँ पर है उसकी पोजीशन देखते हैं। अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, जिससे आपको एक एक यहाँ पे जब जब ये डायग्राम देखो तो इतना डायग्राम देख के ही डर लगने लगता है कि ये सब क्या ड्रॉ किया है, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, राइट। पर आपका सब कुछ समझ में आएगा। ये आपका निषद पर्वत है, राइट। अब यहाँ क्या लिखा कि निषद पर्वत और ऊपर है नील पर्वत। तो पहले अपन निषद पर्वत से देख लेते हैं। ये निषद पर्वत से मेरू की ओर, मेरू की ओर यानी ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, तो कितना जाना है? 1000 योजन आगे जाना है। और जूम कर दो, ये पोर्शन हो पाएगा, नीचे ले आना। कोई बात नहीं, फाइन, आपको दिख रहा होगा। तो जब निषद पर्वत है उसके सेंटर में तिंगित सरोवर यहाँ आपको दिख रहा है। अब यहाँ क्या बोला कि निषद पर्वत से सुमेरु पर्वत की ओर 1000 योजन आगे जा करके सीतोदा नदी के तट पर आपको 2 यमकगिरी मिलेंगे। तो आपको दिख रहा है ये निषद पर्वत, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे ये 1000 योजन हुआ, क्योंकि अपन तो यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये निषद पर्वत, उससे 1000 योजन हम ऊपर पहुँचे, तो ये आपको 2 जो दिख रहे ब्राउन कलर के, वो 2 क्या है? आपके यमकगिरी है। क्या है? यमकगिरी। 2 आपके यमकगिरी हो गए। और फिर अपन ऊपर का देखते हैं। और ये आपका नील पर्वत है, राइट। नील पर्वत से आपको मेरू पर्वत की ओर 1000 योजन आगे आना है, राइट। नील पर्वत से भी मेरू पर्वत की ओर, निषद पर्वत से भी मेरू पर्वत की ओर, कितना? 1000 योजन। तो आप यहाँ से 1000 योजन आगे आओगे तो आपको यहाँ पे 2 यमकगिरी दिख रही है ब्राउन कलर की, राइट। तो ये 2 यमकगिरी है। तो कितनी यमकगिरी हो गई? निषद पर्वत से ऊपर जाओगे और नील पर्वत से नीचे आओगे, कितना आना है? सिर्फ 1000 योजन। तो आपको क्या मिल जाएगी? 2-2 यमकगिरी, एक पूर्व दिशा में एक पश्चिम दिशा में, नीचे भी थी एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। ये सीता नदी। तो ऐसा बोला जाता है कि नील पर्वत से सुमेरु पर्वत की ओर जब 1000 योजन सीता नदी के पूर्व तट पर और 1000 योजन आगे आने पर सीता नदी के पूर्व तट पर और पश्चिम तट पर एक एक यमकगिरी है। ऐसा ही निषद पर्वत से सुमेरु पर्वत की ओर ऊपर जाने के समय 1000 योजन आगे जाने पर सीतोदा नदी है। वहाँ पे सीतोदा नदी के पूर्व तट पर और पश्चिम तट पर एक एक यमकगिरी है। अब डिस्क्रिप्शन में आ जाए। फाइन, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से यहाँ लिखा है। नील और निषद पर्वत से मेरू पर्वत की ओर गए अपन, कितना गए? 1000 योजन गए। तो वहाँ क्या? निषद पर्वत पर सीतोदा नदी और नील पर्वत से केसरी सरोवर से सीता नदी निकल रही है। वो नदियों के दोनों तट देखे थे अपन, वहाँ पर 2-2 पर्वत है, एक पूर्व दिशा में एक पश्चिम दिशा में, और नीचे भी एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। इनमें से सीता नदी के पूर्व तट पर कौन से पर्वत है? एक जो पूर्व दिशा में है वो चित्र पर्वत, और जो पश्चिम तट पर है उस पर्वत का नाम विचित्र पर्वत है, राइट। अब ये दोनों पर्वत के बीच का डिस्टेंस कितना है?
तो 500 योजन है। और ठीक है, और इसी अंतराल में सीता नदी है। तो अपन ने अभी डायग्राम में देखा था, वो जो बीच में से सीता नदी निकलती है और एक साइड पूर्व तट पर एक पर्वत, दूसरी साइड पश्चिम तट पर, वो दोनों पर्वत के बीच का डिस्टेंस 500 योजन। राइट, फाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सीता नदी निकली, ये पूर्व तट, ये पश्चिम तट, ये पूर्व तट, ये पश्चिम तट। पूर्व तट पर यहाँ पे एक यमकगिरी, ये दूसरा यमकगिरी। अब क्या बताया कि ये दोनों यमकगिरी के जो बीच का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस वो 500 योजन है। कितना डिस्टेंस है? 500 योजन। फाइन। अब सीतोदा नदी है, उसके पूर्व तट पर यमक और पश्चिम तट पर मेघ नाम के पर्वत है। अपन वहाँ पे देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर दो। फाइन, ये आपका निषद पर्वत, वहाँ से ये दो यमकगिरी 1000 योजन आगे जाके ये पूर्व तट, ये पश्चिम तट। पूर्व तट पे जो पर्वत है यमक, और दूसरा पर्वत का नाम था, यहाँ ऊपर जो थे वो चित्र और विचित्र, यहाँ पे यमक, और इस पर्वत का नाम है मेघ पर्वत। तो यमक और मेघ नाम के दो पर्वत हैं। तो इस तरह से आपको 4 यमकगिरी समझ में आ गया। तो ये हो गया चित्र पर्वत, विचित्र पर्वत, यमक और मेघ। तो ये पूर्व पश्चिम दिशा का हो गया। यहाँ पर भी दोनों पर्वत के बीच का डिस्टेंस कितना है? 500 योजन है, और उसके बीच में से सीतोदा नदी है। नेक्स्ट, अब यहाँ जो अपन ने डायग्राम में देखा था उसको बिल्कुल टेबल के माध्यम से इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। यमकगिरी, तो यमकगिरी कहाँ कहाँ पर है? तो देवकुरु में है और उत्तरकुरु में है। देवकुरु में कौन सी नदी पास होती है? तो सीतोदा नदी। और उत्तरकुरु यानी ऊपर के पोर्शन में सीता नदी पास होती है। सीता नदी पास होती है। यहाँ पे यमकगिरी दो जगह है, देवकुरु और उत्तरकुरु में। राइट, अपन ने देखा। अब बहुत सिंपल हो गया, देवकुरु में से कौन सी नदी निकल रही है? देवकुरु में कौन सी नदी है? सीतोदा। और उत्तरकुरु में ऊपर की साइड सीता नदी है। अब सीतोदा नदी के दोनों तट पे, राइट, जहाँ पे वो दो ग्राउंड किए थे, पूर्व तट और पश्चिम तट। सीता नदी का भी पूर्व तट और पश्चिम तट। तो पूर्व तट पर कौन सा पर्वत? यमक। और पश्चिम तट पर मेघ। पूर्व तट पर यहाँ पे चित्र पर्वत और पश्चिम तट पर विचित्र पर्वत। यह डायग्राम से जितना अपन ने डायग्राम में देखा और जितना थियरी में लिखा हुआ था वो बिल्कुल अपन को समझ में आ गया कि यमकगिरी की पोजीशन कोई आधी रात में भी उठ के पूछे कि यमकगिरी कहाँ पर होती है, तो देवकुरु और उत्तरकुरु में होती है। देवकुरु में से कौन सी नदी पास होती है? सीतोदा। उत्तरकुरु में कौन सी नदी आती है? सीता। अब उसके दोनों तट होते हैं, कोई भी नदी के दोनों तट, पूर्व और पश्चिम तट। तो पूर्व तट पर कौन? सीतोदा नदी के पूर्व तट पर कौन सा पर्वत? यमक। सीतोदा नदी के पश्चिम तट पर मेघ। सीता नदी के पूर्व तट पर चित्र, और सीता नदी के पश्चिम तट पर विचित्र पर्वत। और पोजीशन कहाँ पे आपने देखी ली, निषद पर्वत से ऊपर जाएंगे, 1000 योजन आगे जाएंगे, दोनों तट पर मिल जाएगी। फाइन, ये आपकी पोजीशन 1 2 एंड 3 4। तो आपको 1 2 यहाँ से गिनोगे, पूर्व तट, ये पश्चिम तट, ये पूर्व तट और ये पश्चिम तट। राइट, ये सीता नदी, ये सीतोदा नदी। नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट। फाइन, ये चारों यमकगिरी कैसे है? गोल है, अपने जैसे ऐसे पर्वत नहीं है, वो राउंड शेप में है। अब उसकी थोड़ी थोड़ी जो ऊंचाई, विड्थ, और ऊपर जाते जाते उसकी विड्थ कम होती जाती है, वो बता रहे हैं कि इन चारों की ऊंचाई कैसी है? 1000 योजन टोटल उसकी पर्वत की ऊंचाई है। जमीन पर उसकी चौड़ाई, यानी सपोज कोई पर्वत है, बराबर, तो उसकी ऊंचाई 1000 योजन पूरी। जमीन पर उसकी चौड़ाई कितनी है? 1000 योजन। और ऊपर की ओर चौड़ाई कितनी है? 500 योजन। तो वो पर्वत, तो सपोज इसको ही समझ लीजिए आप, जैसे ये पर्वत है, राइट, ये पर्वत है, तो यहाँ उसकी ऊंचाई पर्वत की कितनी हो गई? 1000 योजन। फाइन, यहाँ पे उसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 1000 योजन। और फिर ऊपर जाते जाते ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ, उस पर ऊपर जाते जाते कितना हो जाएगा? 500 योजन हो जाएगा। तो ये जो पूरा पर्वत था, यहाँ पे 1000 योजन था, उसकी हाइट 1000 योजन थी,
यहाँ चौड़ाई 1000 योजन थी, और ऊपर जाते जाते थोड़ा सकरा हो जाएगा, थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, और 500 योजन ऊपर जाते जाते पहुँच जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे गोल तो अपन 2 डायमेंशन में बना नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बताने का ट्राई किया है कि ये पर्वत है आपका यमकगिरी, राइट। तो उसकी पूरी हाइट कितनी है, तो 1000 योजन की, राइट। उसको जमीन पे उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 1000 योजन, और वो पर्वत ऊपर जाते जाते कितना हो जाएगा, तो 500 योजन। पर ये पर्वत है कैसा, तो गोल ही पर्वत है, राइट। पर गोल है, पर नीचे 1000 योजन और ऊपर 500 योजन हो जाएगा, और टोटल 1000 योजन की उसकी हाइट है। नेक्स्ट, तो आपको इतना समझना इजी हो गया। अब इन गिरिकूट पर जो आपने 4 यमकगिरी देखी, उसके पर अपने अपने पर्वत के नाम वाले, यानी कौन कौन से पर्वत थे, चित्र, विचित्र, यमक और मेघ। तो चित्र, विचित्र, यमक और मेघ नाम के 4 देव चारों कूटों पर क्रमशः निवास करते हैं। दैट मीन्स ये सिंपल बात है। अब डायग्राम में आ जाइए, हम वहाँ से बताते हैं। ये जो यमक, ये चित्र, ये विचित्र, राइट, यमक और मेघ, फाइन। तो चित्र है, वहाँ पे ये जो पर्वत है उसके ऊपर एक भवन है, तो वहाँ पे कौन सा देव निवास करता है, चित्र। ये जो पर्वत है उसके ऊपर एक भवन है देव का, वहाँ विचित्र। जो नीचे पश्चिम तट पर जो यमकगिरी है उसके ऊपर भी एक भवन है, वहाँ पे कौन सा देव निवास करता है, तो जो कूट है उसी कूट का, जो कूट का नाम है उसी नाम का देव वहाँ पे निवास करते हैं। यानी मेघ कूट है तो देव का नाम भी मेघ है, कूट का नाम यमक है तो उसके देव का नाम भी यमक है। इस तरह से चित्र, विचित्र, यमक और मेघ 4 नाम के देव उसी कूट के ऊपर उनके भवन बने हुए हैं और वहाँ निवास करते हैं। सिंपल, ये कूट है तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या है, 4 यमकगिरी ऐसे है और उसके ऊपर देवों के भवन बने हुए हैं। सोचिए, और उस भवनों में क्या करते हैं, देव निवास करते हैं। जिस कूट का नाम है चित्र, विचित्र, यमक और मेघ, तो देवों का नाम भी उस कूट पे वैसा ही है। नेक्स्ट, फाइन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यमकगिरी से 500 योजन आगे जाकर सीता और सीतोदा नदी में कुल 20 सरोवर है। अपन 1 बाय 1 धीरे धीरे एक एक नदी, एक एक सरोवर, एक एक पर्वत की विजिट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर दो। यहाँ बहुत अच्छे तरह से एक एक 1 बाय 1 स्टेप यहाँ पे स्लाइड बनवाई हुई है, जिससे कोई भी इतना सारा देख के जो डर लगता है वो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। फाइन, ये आप यमकगिरी पर थे, राइट। यहाँ अपन पर्वत के सरोवर से फिर अपन मेरू की और 1000 योजन इतना आगे आए तो यमकगिरी मिली। अब यमकगिरी से 500 योजन और आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्या है, सरोवर है। तो यमकगिरी से 500 योजन अपन ऊपर गए तो हमको 5 सरोवर मिलेंगे, और ऐसे जो 5 सरोवर इधर है वो चारों ही दिशा में है। एक और डायग्राम आप करिए, ये वाला, इसमें बहुत क्लियर दिखेगा। दिस नीचे, फाइन। अब एक बार नीचे आ जाओ थोड़ा, इसमें आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये पर्वत के ऊपर जो सरोवर था वहाँ से ये 2 यमकगिरी हो गए, राइट। यमकगिरी से 500 योजन आगे गए तो ये फर्स्ट सरोवर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 सरोवर, और ऐसा ही ऊपर मिलेगा। ये यमकगिरी 2 और वहाँ से 500 योजन आगे आए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 क्या मिले आपको, सरोवर। तो ये आपको उत्तर कुरु में 5 मिले, नीचे देवकुरु में 5 मिले, ऐसे ही आपको 5 सरोवर इस साइड पूर्व भद्रसाल में मिलेंगे, इस दिशा में। फाइन, आपको 1 2 3 4 और ये 5 सरोवर पूर्व भद्रसाल में, और 5 सरोवर आपको पश्चिम भद्रसाल में मिलेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपके क्या हो गए, 5 सरोवर। तो टोटल चारों दिशा में 5 5, यानी कितने सरोवर हो गए, 20 सरोवर हो गए। फाइन, तो इस प्रकार से आपने 4 यमकगिरी देखी और 20 सरोवर देखे। तो इस तरह से
यमकगिरी से 500 योजन आगे गए तो सीता और सीतोदा नदी में कुल 20 सरोवर मिलते हैं। तो सीता नदी जो यहाँ से आगे जा रही है तिंगित सरोवर से निकल के, वो पश्चिम साइड ऊपर जाती है सुमेरु पर्वत की अर्थ परिक्रमा करके, तो 5 और 5 10 उसके हो गए, और सीतोदा नदी के 5 और 5 10, तो टोटल कितने हो गए? 20 सरोवर। आपने पोजीशन देख ली कहाँ पर होता है, राइट। अब आगे क्या बोला है? जो कि देवकुरु, उत्तर कुरु, पूर्व भद्रसाल और पश्चिम भद्रसाल, इन 4 क्षेत्रों के मध्य में 5-5 से स्थित है। तो अपन ने देख लिया, उत्तर कुरु में थे, देवकुरु में थे, पूर्व भद्रसाल में, पश्चिम भद्रसाल में 5-5 है। फिर से अपन वो वाला चित्र आ जाओ, नेक्स्ट। तो इस तरह से 20 सरोवर आपको इजीली समझ में आ गए। दिस फाइन, थोड़ा नीचे से, हाँ बस आपको यहाँ फाइन आपको दिख रहे हैं ये 5 सरोवर। ये नदी आपकी सीतोदा नदी है, राइट। यहाँ से तिंगित सरोवर से निकली थी ये सीतोदा नदी। ये तो कुंड है, यहाँ नीचे पर्वत होता है और उसके पर सरोवर होता है तिंगित सरोवर, राइट। तिंगित सरोवर में से सीतोदा नदी कुंड में गिरती है और फिर कुंड से इधर आगे आई, यहाँ पे यमकगिरी मिले, उससे 1000 योजन आगे आए तो यमकगिरी मिले, फिर 500 योजन आगे आए तो ये 5 सरोवर इधर मिले, फिर ये सीतोदा नदी यहाँ अर्ध सुमेरु पर्वत, ये सेंटर में सुमेरु पर्वत है और ये चारों दिशा के 4 अकृत्रिम चैत्यालय भद्रसाल वन के दिखाए हैं। तो ये सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करते हुए फिर पश्चिम दिशा में टर्न हुई जो सीतोदा नदी, वहाँ पे भी 5 सरोवर मिल गए। ऐसे ही अपन नील पर्वत से, केसरी सरोवर से जो सीता नदी निकली कुंड में गिरी, फिर कुंड से 1000 योजन आगे आए तो हमको 1000 योजन आगे आने पर यमकगिरी मिले, यमकगिरी से 500 योजन आगे आने पर ये 5 क्या मिल गए? सरोवर मिले। और वही सीता नदी आगे आते आते ये सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके पूर्व दिशा में टर्न हो गई, वहाँ पे 5 सरोवर मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5। जब ये 5 सरोवर और ये 5 सरोवर, ये पूर्व भद्रसाल, क्योंकि ये भद्रसाल वन है जो आपको काजू कतली का सेब का दिखता है, पूर्व भद्रसाल, तो ये सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में है, इसलिए पूर्व भद्रसाल। सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में है तो ये पश्चिम भद्रसाल। तो उत्तर कुरु में 5, देवकुरु में 5, पूर्व भद्रसाल में 5 और पश्चिम भद्रसाल में 5। इस तरह से 20 सरोवर हुए। तो आपको सरोवर समझ में आ गए 20 और 4 यमकगिरी समझ में आ गए। नेक्स्ट फाइन। अब अपन आगे बढ़ते, एक सरोवर से दूसरे सरोवर का अंतर कितना है? तो कितना आचार्य महाराज ने डीप में बताया, जो अपन ने 5 सरोवर देखे और टोटल 20 सरोवर देखे, तो एक सरोवर से दूसरे सरोवर के बीच में गैप है, तो कितना गैप है? तो 500 योजन का डिस्टेंस है, राइट। और नील, उत्तर कुरु, चंद, ऐरावत और माल्यवान, ये 5 सरोवर सीता नदी के हैं। जो सरोवर है उसके भी नाम है, तो ये 5 सरोवर के नाम बता दिए, यानी जो सीता नदी जहाँ से पास हो रही है वहाँ जो 5 सरोवर है वो ये है। और फिर निषद, देवकुरु, सूर, सीलस और विगुट, ये 5 सरोवर है वो सीतोदा नदी के हैं। ये सभी सरोवर सीता और सीतोदा नदी के बीच में है, अपन ने अभी देखा था। उन सरोवर की ऊंचाई, उन सरोवर की लंबाई कितनी है? तो जो हिमवान पर्वत पे पद्म सरोवर था उसकी 1000 योजन थी, वैसे ही ये 20 सरोवर है उसकी लंबाई कितनी है? राइट, तो 1000 योजन उसकी लंबाई है। और जैसे पद्म सरोवर में कमल आदि की रचना थी, इसी प्रकार सेम रचना जैसा पद्म सरोवर था वैसे ये क्या है? 20 सरोवर है। 20 सरोवर, पद्म सरोवर जैसे 1000 योजन लंबाई के थे, ये सारे सरोवर 20 भी 1000 योजन लंबाई की है। उसमें कमल आदि की रचना थी, इसमें भी कमल आदि की रचना है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, विशेषता क्या है? तो यही है कि इसके कमलों पर स्थित ध्रुव में नाग कुमारियाँ देवियाँ निवास करती है। जैसे पद्म सरोवर पर श्रीदेवी निवास करती थी, राइट। श्रीदेवी यानी वो श्रीदेवी मत समझना जो हीरोइन थी, राइट। श्रीदेवी यानी जो पद्म सरोवर में निवास करती है, राइट। तो ये जो 5 सरोवर है, आप अब इसकी पोजीशन देख सकते हो। ये सीतोदा नदी निकली यहाँ पे, सीतोदा नदी निकलने पर ये 5 सरोवर हुए और ये 5 सरोवर के नाम फिक्स है। ऐसे ही ये सीता नदी निकली, उसके 5 सरोवर है, उसके भी नाम फिक्स है। तो ये 5 सरोवर
और ये 5 सरोवर के नाम बता दिए। अब दूसरी बात क्या बताई कि ये फर्स्ट सरोवर, ये दूसरे सरोवर, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 500 योजन का डिफरेंस है। यहाँ पे अपन ड्रॉ करने में तो इतना दिखा नहीं सकते, पर अपने को याद रखना है कि ये दोनों सरोवर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 500 योजन का डिस्टेंस है। वो वाला ड्राइंग निकाल दो, इसके पहले वाला। फाइन, इसमें डिस्टेंस दिख रहा है। ये ड्राइंग हाथ से ड्रॉ करके फिर उसको कंप्यूटराइज कलर करवाए है, तो इसमें बहुत अच्छे से जैसा लिखा हुआ है वैसा बनाने का ट्राई किया है। ये जो 5 सरोवर है उसके बीच में आपको डिस्टेंस दिख रहा है, हर एक में डिस्टेंस दिख रहा है। तो कितना कितना डिस्टेंस है, 500 योजन एक सरोवर से दूसरे सरोवर के बीच का है। ऐसा ही आपको 20 जो टोटल 20 सरोवर है उन सब में समझ लेना चाहिए। फिर दूसरी क्या बताया कि जैसे पद्मा सरोवर 1000 योजन लंबाई वाला था, वैसा ये टोटल जो 20 सरोवर है उसकी लंबाई भी यहाँ से यहाँ कितनी है, 1000 योजन है। राइट, पद्मा सरोवर में कमल आदि की रचना थी, तो इन सब सरोवर में भी कमल आदि की रचना है। वहाँ पे श्रीदेवी निवास करती थी पद्मा सरोवर में, और यहाँ पर कौन सी देवियाँ निवास करती है, तो नाग कुमारी देवियाँ यहाँ पर निवास करती है। बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, ये सभी सरोवर नदी के प्रवेश एवं निर्गम द्वारों से सहित है। अब ये शब्द सुन के डरना मत, प्रवेश एवं निर्गम द्वार क्या होते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में एंट्री गेट एंड एग्जिट गेट, मैं उसमें दिखाती हूँ। वो वाला डायग्राम हाथ से ड्रॉ करो। फाइन, ये जो सरोवर है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ पे आप एक गेट होगा, क्योंकि 2 डायमेंशन में गेट कैसे बना है, राइट। इसलिए आप समझ लीजिए आपका एंट्री गेट, फिर एग्जिट गेट, फिर एंट्री गेट, फिर एग्जिट, ये एंट्री गेट एग्जिट गेट। इस तरह से टोटल जो 20 सरोवर है उसमें यहाँ पे एंट्री गेट, यहाँ पे एग्जिट गेट, तो कितना ब्यूटीफुल सीन होगा। सपोज यहाँ पे गेट बना हुआ है और यहाँ नीचे से क्या नदी पास हो रही है, तो यहाँ पे गेट बना हुआ है, यहाँ से नदी पास हो रही है, यहाँ पे गेट है, यहाँ से नदी पास हुई, राइट, और फिर यहाँ पे दूसरा गेट है, तो यहाँ से नदी आगे निकली। फिर जो दूसरा सरोवर आया 500 योजन के अंतर पर, तो वहाँ पे भी फिर क्या गेट बना हुआ है, एंट्री गेट, फिर उसके नीचे से नदी पास हुई, यहाँ पे फिर एग्जिट गेट। इस तरह से ये एंट्री एग्जिट गेट। तो आपको वो सेंटेंस समझ में आ गया कहाँ पर होता है, और 20 सरोवर में सेम कंडीशन है। फाइन, अब क्या लिखा, प्रत्येक सरोवर के पूर्व पश्चिम दोनों तट पर पंक्ति रूप से 5-5 कांचन पर्वत है। अब आपको एक नए पर्वत को देखना है। अभी तक आपने यमकगिरी देखा, 20 सरोवर देखा, राइट। अब आपको ये जो कुरुक्षेत्र है उसमें 5-5 कांचन पर्वत है, ठीक। अब वो देखते हैं अपन कहाँ पर होते हैं, वो वाला डायग्राम जो हाथ से। फाइन, ये जो सरोवर है उसके क्या बोला कि सरोवर के दोनों तटों पर, ये दोनों तट हो गए, राइट, दोनों तटों पर क्या है, 5-5 कांचन पर्वत है। ये आपको एक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह में 5 दिखाना बड़ा टफ होता है, पर एक दिखा दिया। वैसे ही आप यहाँ पे क्या समझ लीजिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो टोटल कितना, एक सरोवर के दोनों तटों पर 5-5, यानी एक सरोवर के पूर्व तट पर 5, पश्चिम तट पर 5, ऐसे 5 सरोवर। तो एक में 10, तो 5 सरोवर में कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है। एक में 10 तो 5 सरोवर में 50, और ऐसे कितने सरोवर है आपके पास, टोटल 20 सरोवर। तो एक सरोवर में 10, तो 20 सरोवर में कितने, 200, राइट। तो कितने कितने कांचन पर्वत हो गए, 200 पर्वत। तो आपको यहाँ समझना है कि ये जो आपका है यहाँ पे 5 लाइन से है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से 5 इधर, तो टोटल 200 कांचन पर्वत 20 सरोवर में हो गए, यानी सरोवर के अंदर नहीं, सरोवर के पूर्व पश्चिम तट पर। तो आपने देख लिया, सब जगह एक एक बना दिया है, वैसे ही पूरे 5 समझ लेना चाहिए, इस साइड 5, इस साइड 5, इस तरह से सभी में, तो टोटल 200 कांचन पर्वत हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से 5-5 कांचन पर्वत है और टोटल 200 हो जाएंगे। अब उनकी ऊंचाई 100 योजन, 100 योजन, जमीन पर पर्वत की चौड़ाई 100 योजन और शिखर पर चौड़ाई 50 योजन है। जो यमकगिरी थे
उसमें 1000 योजन थी, राइट, टोटल हाइट, और उसकी ज़मीन पर चौड़ाई भी 1000 योजन थी, और जो शिखर पर 500 योजन थी। पर यहाँ पे कितनी है, ये आप कांचनगिरी देख रहे हो, उसमें 100 योजन टोटल हाइट, पर्वत की जो चौड़ाई है नीचे वो 100 योजन, और ऊपर जाते जाते वो पर्वत 50 योजन का हो जाएगा। ये सभी पर्वत अपने ग्रहों के सम्मुख है। ग्रह का मतलब होता है ग्रह का मतलब होता है सरोवर, ठीक है। तो ग्रहों के सम्मुख है, तो सम्मुख क्यों बोला, उसका मतलब कि जितने भी कांचन पर्वत है उनके ऊपर जो देवों के नगर है, राइट, उनके द्वार सरोवर की ओर होने से पर्वतों को ग्रहों के सम्मुख कहा। कैसे, तो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे ये आपका कांचन पर्वत है, तो ये कांचन पर्वत के ऊपर की ओर क्या है कि एक हर एक पर्वत के ऊपर एक एक देवों का क्या है, भवन बना हुआ है। तो एक एक हर एक पर्वत के ऊपर जो देवों के भवन है, तो उसका जो एंट्री गेट होता है, जैसे कोई घर होता है उसका एंट्री गेट होता है, कोई बंगलो होता है तो उसका एंट्री गेट होता है, तो वो जो देवों का जो भवन है उसका जो एंट्री गेट है वो सरोवर के सामने है। जैसे ये सरोवर है, यहाँ पे आपका कांचन पर्वत है, ये कांचन पर्वत के ऊपर क्या है, देवों का भवन है। ये तो 2 डायमेंशन में इसलिए ऐसा बना है, बाकी वो कैसा होगा, जैसे कांचन ये सरोवर है, आजू बाजू में इधर और इधर सरोवर समझ लीजिए, ये सरोवर है। अब सरोवर के तट पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरोवर समझ लीजिए, ये आपका तट है, तो ये तट पर आपका क्या हो गया, कांचन पर्वत, इसके ऊपर क्या है, देवों का भवन, और देवों के भवन का जो एंट्री गेट है वो किस साइड है, इस साइड सरोवर है उस साइड है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, ये जो भवन है उसके ऊपर उसका एंट्री गेट इस सरोवर के सामने है, इसलिए उसको बोल दिया कि ग्रहों के सम्मुख है। फाइन, तो ये क्यों बोला कि जो देवों के नगर है उनके द्वार सरोवर की ओर होने से पर्वतों को ग्रहों के सन्मुख कहा। और सरोवर से आगे अब आपको कितना जाना है, तो 2092 सहित 2/19 योजन आगे जाएंगे तो नदी द्वार से संयुक्त दक्षिण उत्तर भद्रसाल की वन विधि मिलेगी। अब ये पढ़ के इतना टफ लग रहा है कि क्या लिखा है, इसको आप डायग्राम में देखोगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ तक पहुँच गए, पूरे सरोवरों के बारे में आपने समझ लिया। अब यहाँ से कितना आगे जाने का बोला, 2092 6/19 योजन आप आगे गए तो आपको क्या मिलेगा, ये पूर्व भद्रसाल और ये पश्चिम भद्रसाल की वन वेदी मिलेगी, राइट। तो ये पूरा जंगल है, वन है, तो इसलिए यहाँ से इतना आगे जाने पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट होता है, राइट। जैसे यहाँ पे हर एक एंट्री और एग्जिट गेट था, वैसे ही जहाँ ये वेदी स्टार्ट होती है वहाँ पे भी एक गेट होता है, वो वाला डायग्राम कर दो। फाइन, इसमें आप देख रहे हो कि ये सरोवर फिनिश हुए, फिर यहाँ पे ये जो पोर्शन है वहाँ पर एक गेट होता है, राइट। और यहाँ पे ये हो गया पूर्व भद्रसाल की वेदी और ये हो गया पश्चिम भद्रसाल